सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी एक बार फिर आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लेके आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की। ठीक है, हम HGP के बारे में आज बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज इसको डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, शुरुआत कब हुई थी HGP की? शुरुआत हुई थी लगभग 1990 में। और इस प्रोजेक्ट को जो अमेरिका की एक एनर्जी डिपार्टमेंट है, यानी कि ऊर्जा विभाग है, तो ऊर्जा विभाग ने और अमेरिकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के द्वारा यहाँ पर 15 साल पूर्ण करने की, इसको पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की टाइमिंग रखी गई थी। लेकिन काम इतनी तेजी से हुआ कि ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट 15 साल की जगह 13 साल में ही ये पूरा हो गया। यानी कि होना चाहिए था 2005 में ये पूरा, लेकिन 2003 में ही ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया। अब रही बात कि ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट है उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स रहे थे, एम्स रहे थे, यानी कि क्या उसके उद्देश्य रहे थे इस प्रोजेक्ट को बनाने की। हमें ऐसी क्या हमने इसके अंदर टारगेट्स फिक्स किए थे। सबसे पहला तो ये था कि साइंटिस्ट चाहते थे कि ह्यूमन जीनोम जो है उसकी स्टडी की जाए और उसकी स्टडी के बेस पर यह देखा जाए कि जितने भी जेनेटिक मटेरियल, यहाँ ह्यूमन से रिलेटेड है तो ह्यूमन की, मानव की ही बात कर रहे हैं, कि जितना भी जेनेटिक मटेरियल ह्यूमन में है वो सारे के सारे को हम पूरे तरीके से अपनी स्टडी के बेस पर समझ सकें। हम ये जान सके कि कितने जीन हैं, क्या उनके किस तरीके का निर्धारण होता है। ये सारी चीजें इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक उद्देश्य को लेकर रखी गई थी। जीनों की कुल संख्या का निर्धारण करना और जितने भी यहाँ पर नाइट्रोजिनस बेस हैं और उन नाइट्रोजिनस बेस के जो सीक्वेंसेस हैं, नाइट्रोजिनस सीक्वेंस जो हैं बेस के, उन सीक्वेंस के बारे में और जेनेटिक कोड को हमने, मान लीजिए जब हमने माना इस पे स्टडी की, उस पे स्टडी करने के बाद हम जब जीन की स्थिति देख रहे हैं तो हमने यहाँ पर क्या किया, जो हमें डेटा मिला उस डेटा को हमने स्टोर कर लिया, यानी कि जो जेनेटिक कोड मिला उस जेनेटिक कोड को स्टोर कर लिया। अब इससे हुआ क्या, इससे डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए का कंपोजिशन और डीएनए के क्या क्या फंक्शन है, ठीक, क्या क्या उसके फंक्शन है, इन सबको समझने में हमें सुविधा हुई। तो उद्देश्य क्या था? सबसे पहला तो यही था कि हम ह्यूमन जीनोम की स्टडी कर सकें, साथ ही साथ जो जेनेटिक मटेरियल है उसके बारे में हम अपनी समझ को बढ़ा सकें, और जो नाइट्रोजिनस बेस या कुल जितने भी जीन हैं उनके बारे में या जो जेनेटिक कोड है इनके बारे में हम एक डेटा को कलेक्ट कर सकें। इसके साथ साथ क्या हुआ, जब हमें ये डेटा मिल जाएगा तो हमें डीएनए के बारे में, जैसे कि उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसका क्या कंपोजिशन है इसके बारे में, और डीएनए के प्रॉपर फंक्शनिंग क्या है इसके बारे में हमें जानकारी आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। अब यहाँ पर एक बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्निक का यूज किया गया। जो पूरी की पूरी ये स्टडी थी वो टेक्निक थी सीक्वेंस एनोटेशन। ठीक है, कौन सी टेक्निक का यूज किया गया इस स्टडी के लिए? सीक्वेंस एनोटेशन का यूज किया गया। इस टेक्निक का जब यहाँ पर इसके माध्यम से कुछ हमें जेनेटिक डाटा मिला, फिर हमने जेनेटिक डाटा कलेक्शन के लिए हमें किसकी जरूरत होगी? हमें जरूरत होगी सुपर कंप्यूटर की। इस सुपर कंप्यूटर की मदद से जितना डाटा हमें मिला, हमने उस डाटा को, या साइंटिस्ट ने उस डाटा को कलेक्ट कर लिया। अब यहाँ जो स्टडी सामने आई वो स्टडी ये कहती थी कि किसी भी ह्यूमन जीनोम में लगभग 1 लाख तक संख्या में जीन हो सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी ह्यूमन जीनोम में लगभग 1 लाख तक जीन हो सकते हैं, जीन की संख्या इतनी हो सकती है। अब बात आई कि यहाँ पर हम सीक्वेंस की बात कर रहे थे, हम जीनोम सीक्वेंस के बारे में अब जान लें कि जीनोम सीक्वेंसिंग जो हुई, इस जीनोम सीक्वेंसिंग के अंतर्गत डीएनए में 4 तरीके के तत्व मौजूद होते हैं, ये हमें पता ही है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। इसके अंतर्गत हमने क्या किया, इनकी सारों की हमने आइडेंटिफिकेशन किया, साथ ही जो इनका सीक्वेंस है, यानी कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, इनके सीक्वेंस के बारे में भी हमने जाना। समझ में आ गई बात? ठीक है,
सीक्वेंसिंग में क्या किया, डीएनए में हमें ये सीक्वेंस होता है एडेनिन का, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन का। अब जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से ही हम इनके बारे में जान पाए, इन चारों तत्वों के बारे में यहां पर हम जान पाए। अब ये एचजीपी पे जब काम किया जा रहा था, यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे जब काम किया जा रहा था, तो उसके क्या रिजल्ट सामने आए, यानी कि कुछ ना कुछ तो परिणाम सामने आया होगा। जैसे 15 साल का टारगेट था लेकिन 13 साल में वो पूरा हो गया, तो क्या रिजल्ट आया जो हमने कह दिया कि वो पूरा हो गया। देखो सबसे पहले क्या आया था कि यहां पर ये पता चला कि ह्यूमन में जीनोम की कुल संख्या कितनी है, 24,000। ठीक है, कितने हैं जीन, 24,000। अगर यहां पर अदर स्टडी से कोरिलेट करें, जो ह्यूमन है यानी कि जो मनुष्य है, मनुष्य में लगभग 99.9% जेनेटिक इक्वेलिटी होती है। ठीक है, क्या होती है, आनुवांशिक रूप से उनमें समानता होती है, जेनेटिक इक्वेलिटी। ठीक, अब रिमेनिंग कितना बचा, 0.1%। यही है जो वेरिएशन जेनरेट करता है, यानी कि ये जो वेरिएशन जेनरेट करता है ये कुछ स्पेशलिटी की वजह से होता है, यानी कि कुछ स्पेशल कैरेक्टर या स्पेशल फंक्शन होते हैं जिनकी वजह से यहाँ पर इस तरीके का जेनरेट होता है, यानी कि इस तरीके की प्रक्रिया यहाँ पर आगे बढ़ती है। इसके बाद बात करें कि तीसरे नंबर पर क्या हमें पता चला, हमें ये पता चला कि सेल जो होती है, सेल में जीन का कितने परसेंट, लगभग केवल 2% ही प्रोटीन के निर्माण में यानी कि प्रोटीन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। अब सोचिए, जीन का केवल 2% ही होता है जो प्रोटीन फॉर्मेशन में अपनी एक्सिस्टेंस को शो करेगा या एक्टिवली यहां पर पार्टिसिपेशन करेगा। अब चौथी बात क्या सामने आई, चौथी बात ये सामने आई कि जो ह्यूमन जीनोम है, उस ह्यूमन जीनोम में मिलने वाले जेनेटिक मटेरियल के साथ, यानी कि जब जेनेटिक मटेरियल की कुछ मात्रा बढ़ जाएगी तो उस जेनेटिक मटेरियल की बढ़ी हुई मात्रा के साथ क्या होगा, रिपीट सीक्वेंस मिलेगा। अगर मात्रा ज्यादा आ रही है तो किस तरीके का सीक्वेंस मिलेगा, एक तरीके का रिपीट सीक्वेंस वहां पर मिलेगा, जिसे क्या कहा जाता है, नाम दिया जाता है जंक डीएनए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जंक डीएनए क्या होता है। फिर रिपीट करती हूं, देखिए जब ह्यूमन जीनोम के बारे में हमने वहां पर जेनेटिक मटेरियल की स्टडी की, तो उस बढ़ी हुई जेनेटिक मटेरियल की मात्रा में कई बार हमें ऐसे मिलेंगे कुछ रिपीटेटेड यहाँ पर सीक्वेंसेस आएंगे। तो ये जो रिपीटेटेड सीक्वेंसेस हैं, इन्हीं को नाम दिया गया है जंक डीएनए। ये प्रोटीन फॉर्मेशन में किसी भी तरीके का पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। जंक डीएनए या ये जो सीक्वेंसिंग की जो हमें यहाँ पर रिपीट सीक्वेंस मिल रहा है, प्रोटीन फॉर्मेशन में यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये समझ में आ गया कि रिजल्ट हमें क्या क्या मिले। अगली बात इसके संदर्भ में जाने तो अगली बात ये है कि हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पर वर्क किया तो हमें इसके क्या बेनिफिट मिले। ठीक है, इसके जो बेनिफिट्स मिले बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम इसमें ये भी जानेंगे कि एचजीपी से रिलेटेड क्या कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, मुद्दे हैं, इश्यूज हैं, उनके बारे में। पहले बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं। पहला बेनिफिट क्या रहा, पहला बेनिफिट तो ये रहा कि जेनेटिक जितनी बीमारियां हैं, यानी कि जो जेनेटिक डिजीज हैं, उन जेनेटिक डिजीज के बारे में और उनसे रिलेटेड जो जीन है उनके बारे में हमें नॉलेज हुई, और हम ये जान पाए कि इनका ट्रीटमेंट कैसे करना है। यानी कि जब हमें कमी पता चल गई तो उस बेस पर हमने ट्रीटमेंट खोज लिया। हमने ये जान लिया कि जो जेनेटिक, जैसे मान लीजिए जैसे हम क्या ले, हार्ट डिजीज ले लेते हैं, ठीक है, या ब्लड रिलेटेड कोई डिजीज है। अब इनके लिए किसी भी तरीके का, यानी जो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन मैं कुछ एग्जांपल ले रही हूं, तो इनमें किसी भी तरीके के जो जेनेटिक बेसिक्स हैं उनके बारे में भी हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। अब जब हमने कमियों को जान लिया तो अब हम ये जान सकते हैं कि उसको किस तरीके से क्योर किया जाएगा, उसका ट्रीटमेंट कैसा होगा। दूसरी बात, वहां पर कुछ जीन प्रेजेंट हैं और जीन की प्रेजेंस की वजह से या जीन की उपस्थिति तो है लेकिन वहां पर जीन में कुछ कमी है, उस जीन की हमें पहचान करनी है
पहचान हो जाती है। और यहाँ पर हम क्या लेते हैं, जेनेटिक ट्रीटमेंट के माध्यम से, या जेनेटिक ट्रीटमेंट ना कहूं तो जीन थेरेपी के माध्यम से हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसको क्योर कर पाएंगे। और बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका यहाँ पर उपचार इस माध्यम से संभव हो पाएगा। एचजीपी से रिलेटेड जो भी डेटा हमें मिलता है उसके बेस पर हम डेवलपमेंट, स्पेशली ह्यूमन डेवलपमेंट की मैं बात करूं तो हम ह्यूमन डेवलपमेंट या इवोल्यूशन के बारे में जान पाएंगे, किस तरीके से मनुष्य का विस्थापन होता है या जो अदर ऑर्गेनिज्म है किस तरीके से वो कोरिलेशन होता है, या किन किन अदर एनिमल्स के थ्रू ये ऐसा कहा जाता है कि पेडिग्री बन रही है, या जो इवोल्यूशन हुआ है, मनुष्य पहले ऐसा था फिर उसके बाद परिस्थितियां बदलती चली गई और आज आधुनिक मानव या मॉडर्न मैन इस रूप में सामने आया है। तो हमें इससे डेवलपमेंट, बायोलॉजिकल डेवलपमेंट इन द सेंस ऑफ ह्यूमन, वो हमें पता चल जाएगा। तो इससे जीनोम, जो भी ह्यूमन जीनोम है उसके स्टडी के साथ साथ हम बहुत से अलग तरीके के जीवों की भी स्टडी कर सकते हैं और एक कहीं ना कहीं अदर एनिमल से, या हम कहीं ना कहीं एक विकास के क्रम को मैचअप कर पाएंगे प्रॉपरली। अब रही बात इससे रिलेटेड क्या इश्यूज हैं। इश्यूज के बारे में बात करें, देखिए पहली चीज तो यही है कि अगर ह्यूमन जीनोम सामने आ जाता है तो कहीं ना कहीं एक प्राइवेसी को खतरा हो जाता है। इससे क्या होगा कि जो भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्पेशली, उन जेनेटिक इंफॉर्मेशंस का मिसयूज हो सकता है। क्लियर हो गया, यानी कि उसका क्या हो सकता है, दुरुपयोग हो सकता है। अब इस दुरुपयोग के साथ साथ और दूसरी चीज क्या इश्यू से रिलेटेड है कि जीनोम से रिलेटेड जो भी डेटा हमारे पास आएगा उसके बेस पर आजकल लोग बहुत ज्यादा कैसे हो गए हैं, एम्बिशियस हो गए हैं। तो उसी के बेस पर वो क्या कर सकेंगे, डिजाइनर बेबी के कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा प्रमोशन मिलेगा, जो कि शायद सही नहीं है और हो सकता है हो भी, लेकिन नेचुरल तरीके से जो चीजें होती हैं वो दी बेस्ट होती हैं। और ये तो एक कंपटीशन की ऐसी होड़ है जिसकी कोई एंडिंग नहीं है। तो यहाँ पर एक डिजाइनर बेबी वाले कंसेप्ट को ज्यादा बल मिलेगा। फिर जैसे कहा कि प्राइवेसी का हनन हो सकता है, यानी कि प्राइवेसी इफेक्टेड होगी। और यहाँ पर एक्चुअली क्या होगा, जैसे एचजीपी के थ्रू हम ये भी पता कर सकते हैं जीन की सीक्वेंसिंग कैसी है, जीन में क्या गड़बड़ी हो सकती है और इन फ्यूचर किसी को क्या बीमारी हो सकती है। अब सपोज किसी व्यक्ति को ये पता चल जाए कि इन फ्यूचर वो किस बीमारी से ग्रस्त होने वाला है, तो उस पर एक तरीके का मानसिक दबाव आ जाएगा, यानी एक तरीके का मेंटल प्रेशर आ जाएगा। और हो सकता है कई बार वो इसके संदर्भ में सोशल प्रेशर के अंडर भी आ जाएगा। तो ये कुछ बहुत ही ज्यादा फायर्ड इश्यूज हैं एचजीपी से रिलेटेड। क्लियर हो गया। अब भारत के संदर्भ में जीनोमिक्स की बात करते हैं, कब शुरुआत होती है भारत में, क्योंकि जब हम एचजीपी को पढ़ रहे हैं तो भारत के संदर्भ में शॉर्टली जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखिए एचजीपी की जो स्टडी, यानी कि जीनोमिक्स की जो स्टडी भारत में हुई है वो 2002 में मानी जाती है कि उस समय ऐसा शुरू हुआ था। लेकिन यहाँ पर जीनोमिक्स से रिलेटेड जो स्टडी की गई थी वो की गई थी राइस पर। जब भारत में मल्टीनेशनल राइस जीनोम प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो पार्टिसिपेट किया था उसमें भारत ने भी। इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे देश शामिल थे, जैसे कि फिलीपींस था, चीन था, जापान था, बहुत सारे देशों ने इसमें अपना पार्टिसिपेशन किया था। इससे रिलेटेड है आईसीएमआर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईसीएमआर। आईसीएमआर क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, मेडिकल रिसर्च, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसी के अंतर्गत इंडिया में जीनोम स्टडी की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया में जीनोम स्टडी किसके थ्रू की जाती है? आईसीएमआर। आईसीएमआर की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। अब इंडिया में जीनोम स्टडी का उद्देश्य क्या है? जैसे भारत में कुछ तरीके की बीमारियां जो जेनेटिक हैं उनके बेस को खोजना, जैसे डायबिटीज है, बहुत बड़ा इशू है, छोटे छोटे बच्चों में भी मिलने लगी है डायबिटीज।
जैसे कैंसर है बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, और ये कोविड के जो केसेस आए हैं उसके बाद तो अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले एक रिपोर्ट आई 120 सैनिटाइजर पर जब टेस्ट किया गया तो ये रिपोर्ट आई कि सैनिटाइजर का जो लोग ज्यादा यूज करते हैं उनमें हार्मफुल केमिकल्स मिल रहे हैं जो कि कैंसर को कॉज कर सकते हैं, यानी जो कैंसर का कारण हो सकते हैं। तो इन सारी चीजों की स्टडी करना, जैसे डायबिटीज हो गया या हार्ट डिजीज हो गई या कैंसर से रिलेटेड जो बहुत अलग अलग तरीके के कैंसर होते हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर स्टडी को प्रमोट करना, ये इसका काम हो सकता है। अब बात आती है इसी से रिलेटेड कि मैपिंग की क्या जरूरत पड़ी, जो जीनोम मैपिंग की जाती है उस जीनोम मैपिंग का क्या रोल है। देखिए जीनोम मैपिंग का क्या रोल है। जीनोम मैपिंग के अंतर्गत लगभग 10,000 कुछ ऐसी डिजीज को रखा गया है, जैसे सिस्टिक है, फाइब्रोसिस है, थैलीसीमिया है। इनकी वजह से सिंगल जीन मेल फंक्शनिंग को माना जाता है, तो इसलिए जीन मैपिंग यहाँ पर जरूरी रखा गया। दूसरा क्या हुआ कि जीन कुछ मेडिसिन के प्रति सेंसिटिव नहीं होते हैं। ऐसा हो सकता है कि किसी मेडिसिन के प्रति किसी जीन की सेंसिटिविटी कम हो, तो जीन सीक्वेंसिंग ने ये प्रूव किया कि जैसे कैंसर जैसे जो रोग हैं उनको भी जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझा जा सकता है, यानी कि कैसे होते हैं, कहाँ अफेक्टेड होता है, किस तरीके से 100% उसको क्योर किया जा सकता है। अब मोस्टली डिजीज ऐसी होती हैं जो नॉन कंटीजियस होती हैं, यानी कि असंक्रामक या गैर संचारी होती हैं, जैसे मेंटल इलनेस हो गया, जैसे मानसिक मंदता हो गया, और ब्लड प्रेशर हो गया। तो ये सारी चीजें फंक्शनल जीन में एबनॉर्मल डीएनए म्यूटेशन की वजह से होती हैं, और ये सारी चीज हमें किससे पता चली है, जीन मैपिंग की वजह से, और यही जीन मैपिंग की आवश्यकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है उनको जोड़ा गया, जैसे कि इंडिया में जीनोमिक्स की कब शुरुआत हुई, और एचजीपी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं वो, एचजीपी स्टडी कब शुरू की गई, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स रखे गए, क्या रिजल्ट हमें मिला, ये सारे पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपेक्षा है आपको अच्छा लगा होगा। लगातार साथ बने रहने के लिए एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।